हेलो एंड वेलकम टू इनक्रेडिबल अभिषेक। तो हमारा आज का टॉपिक है पेपर 2 के लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं है, तो जल्दी से इसको कंप्लीट करेंगे। बेसिक इंट्रोडक्शन क्या है ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में, मोस्ट ऑफ यू मस्ट बी नोइंग दिस कि हम ऑर्गेनिक फार्मिंग में बेसिकली करते ये हैं कि हम बिना किसी सिंथेटिक प्रोडक्ट के यूज़ के हम बेसिकली क्रॉप्स को ग्रो और नर्चर करते हैं। हम कोई भी सिंथेटिक प्रोडक्ट यूज़ नहीं करते हैं। सिंथेटिक प्रोडक्ट्स बोले तो फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स। सो दैट हम क्या यूज़ करते हैं, हम नेचुरल चीज़ें यूज़ करते हैं। इन नेचुरल चीज़ों को यूज़ करके हम बेसिकली क्रॉप्स को प्रोड्यूस करते हैं। अब सिंथेटिक चीज़ का नहीं यूज़ करने का फ़ायदा क्या है, तो उनके अलग अलग लेवल्स पे फ़ायदे हैं। क्या क्या फ़ायदे हैं, तो पहला लेवल उसका फ़ायदा है ह्यूमन हेल्थ पे। ह्यूमन हेल्थ पे फ़ायदा है कि अब सिंथेटिक प्रोडक्ट को यूज़ करेंगे तो कहीं ना कहीं क्रॉप्स के थ्रू फूड चेन में वो केमिकल्स आ जाएंगे, तो डिजीज़ होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो हेल्थ पे इम्पैक्ट है कि अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो ह्यूमन हेल्थ, प्लांट्स हेल्थ, सॉयल हेल्थ, एनिमल हेल्थ, सब पे इम्पैक्ट पड़ेगा। दूसरा उसका है वो इकोलॉजी है। इकोलॉजी पे क्या कि इन्वायरमेंट जो है, अब आप केमिकल्स यूज़ करेंगे तो आप सॉयल पोल्यूट करेंगे, वाटर पोल्यूट करेंगे, तो इस तरीके से चीज़ें से क्या होगी कि इकोलॉजिकल डैमेज है। तीसरा है फेयरनेस। कहीं ना कहीं जो इकोनॉमिक और इन्वायरमेंट, ये जो डिबेट चलती है इकोनॉमी वर्सेस इन्वायरमेंट, तो कहीं ना कहीं ये डिबेट थोड़ी सबसाइड होगी कि इकोनॉमी भी ग्रो कर रही है और इन्वायरमेंट भी प्रोटेक्ट हो रहा है। कैसे इकोनॉमी ग्रो कर रही है, क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग आप कर रहे हैं तो प्रोडक्शन हो रहा है। इन्वायरमेंट कैसे डिप कर रही है या इन्वायरमेंट कैसे ग्रो कर रही है, डिग्रेडेशन कैसे डिप कर रहा है, तो आप ऑर्गेनिक कर रहे हैं, आप केमिकल्स नहीं यूज कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली इन्वायरमेंट भी प्रोटेक्शन हो रहा है। तो कहीं ना एक फेयरनेस है इन दोनों में, ये जो बैलेंस जिसको हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो कहीं ना कहीं ये सब एक ओवरऑल इम्पैक्ट है। और दूसरी चीज क्या है कि अब अल्टीमेट क्या है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्या पर्पस है कि ह्यूमन ऐसे डेवलपमेंट मॉडल को फॉलो करें जो कि आपके नीड्स के साथ साथ जो है फ्यूचर जनरेशन की नीड्स का भी ध्यान रखे। तो ये सब कुछ जो है सो इंश्योर हो रहा है। इसमें कुछ डेटा है यहाँ पे दिया हुआ, जिसमें डेटा को आप कभी भी यूज कर सकते हैं। एक बार अपडेट करने के बाद एक बार आप जरूर डेटा को क्रॉस चेक करके अपडेट कर लें, और उसके बाद कोई रिसेंट डेटा उसमें आया हो अगर, तो उसको यूज करें। अगर आपको डेटा करना है तो बहुत ज्यादा डेटा के पीछे मत भागिए, आप जहाँ यूज कर सकते हैं वहीं यूज कीजिए। तो कितने लैंड है, इतना मिलियन हेक्टेयर है, कितना सर्टिफिकेशन कैसे मिलता है, तो एक्सपोर्ट कितना है, अब ये सब चीज़ें जो हैं थोड़ा सा इसमें अगर आप ध्यान दे देंगे तो याद रह जाए तो बहुत अच्छी बात है। एक बार क्रॉस चेक करके जरूर करना। मेन है गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स। गवर्नमेंट इनिशिएटिव में भी सबसे मेन है परंपरागत कृषि विकास योजना। इसमें क्या होता है, इसमें क्लस्टर बेस्ड अप्रोच फॉलो होता है। अलग अलग विलेजेस का एक क्लस्टर बनाया जाएगा, उस क्लस्टर में ओवरऑल ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट किया जाएगा। ठीक है, उस क्लस्टर में ओवरऑल ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट किया जाएगा। तो एक ये चीज है, ये गवर्नमेंट का है। अब कैसे प्रमोट किया जाएगा, तो गवर्नमेंट फाइनेंशियल इंसेंटिव्स देगी, गवर्नमेंट क्या करेगी, स्किल देगी, गवर्नमेंट ट्रेनिंग देगी, गवर्नमेंट आपको कहीं ना कहीं सर्टिफिकेशन देगी उस प्रोडक्ट का। तो ये सब चीज क्लस्टर में फॉलो किया जाएगा। फिर है एक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में जो है सो ऑर्गेनिक फार्मिंग को बूस्ट देना है, उसके लिए एक स्कीम है। एक है स्कीम ये भी ऑर्गेनिक प्रोडक्शन का भी स्कीम है, और एक मेन स्कीम है नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। ये एक अम्ब्रेला स्कीम है। इसके अंदर बहुत सारे सब स्कीम्स हैं, छोटे छोटे स्कीम्स, क्या करने के लिए, पूरे एग्रीकल्चरल इकोसिस्टम को सस्टेनेबल बनाने के लिए। जो सब स्कीम्स हैं उसमें कुछ कुछ सब स्कीम्स हैं हॉर्टिकल्चर पे, कुछ कुछ हैं एनिमल हस्बेंड्री पे, कुछ कुछ हैं लाइव स्टॉक पे, ऐसी ऐसी चीज़ें। तो ये कुछ मिशन हैं जिसको आप यूज़ करेंगे। मेन परंपरागत कृषि विकास योजना है। बेनिफिट्स क्या क्या हैं, इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स हैं, हेल्थ बेनिफिट्स हैं, इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं, एक्सपोर्ट पोटेंशियल है, आप कहीं ना कहीं बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, साथ ही साथ और भी आप बहुत सारे बेनिफिट्स इसके गिना सकते हैं कि किस तरीके से फार्मर वेलफेयर हो रहा है, स्किल इम्पार्ट कर रहे हैं फार्मर को इसी बहाने। ये क्या है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का भी इसमें स्कोप बन जाता है। तो ये सब चीज़ें भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत बेसिक है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग का। कुछ चैलेंजेस हैं, चैलेंजेस किस चीज़ के हैं, तो चैलेंजेस ऑर्गेनिक फार्मिंग के और ऑर्गेनिक फार्मिंग के इम्प्लीमेंटेशन के हैं। तो क्या है उसमें, सबसे पहला है यील्ड गैप। एक हेक्टेयर ऑफ लैंड, एक हेक्टेयर ऑफ लैंड नॉर्मल यानी विद नॉन ऑर्गेनिक फार्मिंग से अगर एक्स अमाउंट प्रोड्यूस करता है, तो अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग उसी लैंड पे किया जाएगा एक हेक्टेयर पे, तो एक्स अमाउंट से काफी कम अमाउंट प्रोड्यूस करता है। तो इसका मतलब है कि फार्मर का जो प्रोड्यूस है वो घट रहा है। तो क्यों वो करेगा ऑर्गेनिक फार्मिंग, तो बेसिकली वो घटता है, बट अल्टीमेटली अगर उसमें भी प्रॉपर स्किल प्रोवाइड किया जाए तो उसमें ऐसे टेक्निक्स हैं जो कि यूज करके वो बहुत अच्छा प्रोडक्शन भी कर सकता है और बहुत सस्टेनेबल हो सकता है। दूसरी चीज क्या है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग का एक्सपोर्ट पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। बाहर की कंट्रीज में बहुत अवेयरनेस जनरेशन हो रही है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग
ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को ही खाया जाए। तो उस वजह से क्या है कि इसके प्राइसेस ज़्यादा है, भले इसकी प्रोडक्शन कम है बट प्राइसेस ज़्यादा है जो नॉर्मल अमाउंट से होती है। तो अगर प्राइसेस ज़्यादा है तो दे आर मेकिंग अप फॉर इट। और जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ेगी कि ऑर्गेनिक का क्या फ़ायदा है हेल्थ के लिए, इकोलॉजी के लिए, तो कहीं ना कहीं डिमांड भी बढ़ेगी। तो उस वजह से क्या होगा कि और बेटर प्रोडक्शन होगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी ज़्यादा काम होगा। तो इसीलिए दिस इज अभी के लिए एक चैलेंज है कि यील्ड गैप है। कुछ है क्या कि फार्मर्स हमारे यहाँ जो है वो स्मॉल एंड मार्जिनल है, उनको इतनी अवेयरनेस नहीं है, उनको इतनी स्किल्स नहीं है, उनको इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि कैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग पे जाना है, क्यों ऑर्गेनिक फार्मिंग करना है। तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट का या किसी का भी रोल क्या होता है कि फार्मर को या लोगों को अवेयर कराए, उनको इंसेंटिवाइज करे और प्रमोट करे चीज़ों को। तो अभी एक दिक्कत ये भी है कि नॉलेज एंड ट्रेनिंग की दिक्कत है, मार्केट एक्सेस से बड़ा दिक्कत है डोमेस्टिकली इंडिया में। अब होता क्या है कि जो एक टोमेटो है, मान लो ये टोमेटो अगर ऑर्गेनिक, ये नॉन ऑर्गेनिक फार्मिंग से टोमेटो ऐसा दिखता है ना, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग वाला टोमेटो हो सकता है इस तरीके का दिखे। तो इसका जो शेप होता है दिस इज नॉट वेरी ल्यूक्रेटिव। तो डोमेस्टिक मार्केट में लोग शेप देख करके जो खरीदते हैं, मैक्सिमम जो लोग खरीदते हैं कि अच्छा कैसा दिख रहा है फल, कैसा दिख रहा है सब्जी, तो उसमें जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग वाला प्रोडक्ट उतना अच्छा नहीं दिखता है। ये केमिकल फर्टिलाइजर वाला जो है वो अच्छा दिखता है, तो पीपल बाई दिस। तो इसका सोल्यूशन क्या है कि ये जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट वाला है ना, इसको आप एक्सपोर्ट कीजिए। बिकॉज बाहर की कंट्रीज में, जो डेवलप्ड कंट्रीज है, वहां पे इसकी जो परचेजर्स हैं दे आर नॉट बाइंग दिस बिकॉज वो कैसा दिख रहा है और नहीं दिख रहा है, दे आर बाइंग बिकॉज दिस इज ऑर्गेनिक, दे नो कि इसका हेल्थ बेनिफिट है। तो अभी आप इसको एक्सपोर्ट पे ध्यान दीजिए, जैसे जैसे इंडिया में अवेयरनेस बढ़ जाएगी आप इसको इंडिया में भी डोमेस्टिक मार्केट में फिर लेके आइए। तो ये कुछ बातें हैं। और उसके बाद क्या सर्टिफिकेशन लॉस है। अब सर्टिफिकेशन क्या होता है, कैसे होता है, अब इसके बारे में फार्मर्स को या फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं है अभी, क्योंकि हम कहीं ना कहीं हिस्टोरिकली एक ट्रेडिशनल एग्रेरियन इकोनॉमी रहे हैं। कुछ डेटा यहाँ पे कंबाइल दिए हुए हैं, ग्रोथ रेट का डेटा दिया हुआ है, डोमेस्टिक मार्केट के एक्सेस का डेटा दिया हुआ है, कंज्यूमर डिमांड के बारे में, टेक्नोलॉजी अडॉप्टेशन के बारे में। तो ये सब चीज़ें दी हुई हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हैं अलग अलग जगह जब आप इस पूरे टॉपिक को फ्रेम करेंगे एज एन एस्से। बहुत ज़्यादा डेटा ड्रिवन नहीं होना चाहिए, बस कहीं अगर आपको लग रहा हो कि याद रह जाए तो उसको आप यूज़ कीजिए, अदरवाइज आप अगर आप आर्ग्यूमेंट सही दे रहे हैं तो दैट इज फेयर इनफ। हाँ, कहीं अगर आप बहुत ज़्यादा थोड़ा सा हटके आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं तो वहां पे यू नीड टू पुट डेटा सो दैट यू नीड टू मेक योर पॉइंट वैलिड, अपनी वैलिडेशन के लिए, कि आप तथ्यों के साथ बात कर रहे हैं, आप हवा में नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर बहुत कॉमन बात आप कर रहे हैं तो हर चीज़ के लिए डेटा कोड करना इज नॉट वेरी रिकमेंडेड इन एस्से। आप कर रहे हैं तो ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बट कुछ केस स्टडीज़ हैं सिक्किम की, आंध्र प्रदेश की। सिक्किम 100% फुल्ली ऑर्गेनिक स्टेट है, वहाँ पूरी फार्मिंग जो है वो ऑर्गेनिक होती है। 2016 में उसको स्टेटस मिल गया था। आंध्र प्रदेश में भी दे आर प्रमोटिंग जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, जिसमें हम नेचुरली फार्मिंग करेंगे, हम कोई उसमें इनपुट कॉस्ट नहीं लगाएंगे जैसे फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स। तो ये सब कुछ केस स्टडीज़ हैं और फिर कंक्लूजन यही कि बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत पॉजिटिव चीज़ है, बट कुछ चैलेंजेस हैं। उन चैलेंजेस को हमें क्रॉस करना है, उन चैलेंजेस को हमें पार करना है, उन चैलेंजेस को हमें ओवरकम करना है, और अल्टीमेटली क्या होगा, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की तरफ हम बढ़ जाएंगे। तो यही कंक्लूजन है, बैलेंस्ड कंक्लूजन होता है बस। तो यही है। थैंक यू सो मच।